भैया जिस तरह से एफएनओ ट्रेडर और ऑपरेटर में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, दोनों अपने अपने लेवल पे एक दूसरे को गाना सुना रहे। एफएनओ ट्रेडर का गाना है, जब तक है जहां जाने जहां मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। इसके बदले में ऑपरेटर कह रहा है, मुझसे लड़ना तेरे बस की बात नहीं, नंगा करके मारूंगा जो ज्यादा मुझसे खेलेगा। सच में भाई साहब, नंगा करके मार रहा है खूब डंडे में डंडे, जैसे वो पूरे 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है ना, इस तरह से भाई साहब एफएनओ ट्रेडर की लगा दिए। भाई साहब आंसू आ जाते हैं, जो हालत करी है। मतलब जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसा माहौल नहीं देखा कि सारे शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ गए। निफ्टी 50 भी आ गया। इस बात की चर्चा करी डिटेल में, आप देखना। अब मैं उस दिन बैठा हुआ था फ्राइडे को, मैं सोच रहा था यार भगवान जो है मदद ही नहीं कर रहे यार मेरी, मैं फंस गया हूँ, मेरे को तो भगवान पे पूर्ण विश्वास है। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया और मैंने वो आज स्टेप उठाया, ये सोच के कि भगवान अपने आप कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट डाल रहे हैं। एक्चुअली भगवान हमारी नाना प्रकार से मदद करते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास फ्राइडे को ये एक वीडियो आई, मैंने उसमें सुना तो मैंने कहा भाई किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये प्रसंग जो है महाभारत का है। महाभारत में जब अर्जुन द्रौपदी को मतलब शादी के लिए जा रहे थे, विवाह के लिए जा रहे थे, तो वो होता है ना उनके क्या कहते हैं, स्वयंवर होता है। उसमें जो जीतता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जो भी अपना हुनर दिखाता है, उससे शादी हो जाती है। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी 3 बातों का ख्याल रखना। पहली बात, तराजू में बड़े ध्यान से बैठना, खड़े होना, ये गिर जाओ खड़े होते। दूसरा, ध्यान पूरा केंद्रित रखना। और तीसरा, जो आपको निशाना लगाना है मछली की आंख पे, तो आपको सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो अब अर्जुन बोले, हे प्रभु, अगर सब कुछ मैं ही कर लूंगा तो आप मेरे साथ आए तो आप क्या करोगे? तराजू पे भी मैं ध्यान से खड़ाऊंगा, संतुलन भी सारा बनाऊंगा, ध्यान भी पूरा केंद्रित करूंगा और मछली की आंख ही मुझे दिखाई देगी, तो सारा कुछ मैं ही कर लूंगा, तो आप मेरे साथ आए तो आपने मेरे लिए क्या करा? तो भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोले, पार्थ, मैं वो काम करूंगा जो तू नहीं कर सकता। अब अर्जुन बड़े चकित, कहते जी सारे काम तो हो गए, तराजू पे चढ़ गया, संतुलन बनाया चलने में और पूरा ध्यान लगाया और दिख भी सिर्फ आंख रही है, तो बचा क्या? कहते फिर बचा क्या जी? कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? बचा ही नहीं कुछ। कहते सबसे इंपॉर्टेंट काम बच गया था जो मैं करूंगा, वो ये कि तू जिस मछली की आंख पर तीर लगा रहा है वो बहुत ज्यादा हिल रही है। तूने तीर मारा और वो ऊपर चली गई, नीचे चली गई, तो तीर लगेगा थोड़ी। मेरा काम है उस मछली को स्थिर रखना ताकि तेरा तीर उसकी आंख पे लगे। तो प्रभु जो हमारी मदद करते हैं ना, अब हम सोचे कि हम फंस गए हैं, प्रभु बाजार को चढ़ा दे, तो हो सकता है प्रभु बाजार को नहीं चढ़ाएंगे, वो हमारे दिमाग में ऐसी सद्बुद्धि डाल देंगे, कोई ऐसी बात डाल देंगे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी डाल देंगे कि हम इस गिरावट में भी अपने लॉसेस कम करके धीरे धीरे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये काम प्रभु कर सकते हैं, दिमाग में सही थॉट डालना, ये उनका योगदान है। बाजार को बढ़ा देना योगदान नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो फटाफट कमेंट में लिखिए ना अपने विचार, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप?
भाई पिछले हफ्ते तो 4 दिन थे, फ्राइडे की छुट्टी थी, फ्राइडे को बड़ा चिंतन किया, सैटरडे भी किया, संडे भी किया, तो उसके हिसाब से आज मैंने बहुत लाइफ के बड़े स्टेप्स लिए और मैंने अपनी मेजॉरिटी पोजीशंस को एक नए तरीके से डायरेक्शन दी है। अब इसका अल्टीमेट कहते हैं ना रिजल्ट क्या आएगा ये तो समय बताएगा। हालांकि बहुत सोच विचार के अपने हिसाब से कार्य किया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बढ़ा रहेगा। इस बार भी आपको बताया कि एक्सपायर जो वीक है ये 4 दिन का है। मेरे हिसाब से एक इलेक्शन की वजह से, महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से छुट्टी है, पर मैंने ध्यान से डेट नेट पे चेक नहीं करी, अपनी कॉमन सेंस ही सोचा है छुट्टी है। भाई आपको लगता है छुट्टी है, इधर कमेंट में लिखना, पता ही होगा आप लोग तो ज़्यादा सजग रहते हैं, कौन से दिन की छुट्टी है इस हफ्ते कमेंट में लिख दो ताकि मैं भी उसको वेरीफाई कर लूँ। तो भाई मेरे विचार से अब जैसे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ड्यू हो गए, फिर रिजल्ट भी आएगा, फिर नवंबर एक्सपायरी होगी। मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी सबसे खतरनाक है। ये एक्सपायरी दोनों तरफ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा सकती है। रिजल्ट्स पे बड़ा डिपेंड करेगा। इस वक्त बाजार में क्या हो रहा है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छी बातें तो कोई खास इंपैक्ट नहीं आता, कोई अच्छी बात हुई हल्का सा शेयर चढ़ता है उससे डबल रेट पे गिर जाता है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत कमेंट में लिखिए। बुरी बात हुई तो साला रिजल्ट, अगर बुरी बात है या तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा या एक दिन अच्छा चढ़ा के फिर इतना गिरेंगे इतना गिरेंगे इतना गिरेंगे, भाई साहब लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस हो जाता है। आप इस मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, फट से कमेंट में लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सोच कहाँ तक आपके साथ मिलती है या डिफरेंट है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिसके चलते अब इलेक्शन का रिजल्ट का बहुत पूछ रहे हैं क्या होगा। अब क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट करंट गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं तो एक बारी को बाजार चढ़ सकता है, जैसे ट्रम्प जीता उसके बाद साला ऐसा नचा देते हैं नीचे को, कुछ पता नहीं। और अगर एडवर्स आ सकते हैं तो एडवर्स को तो आजकल इतना पीट रहे हैं, साला बाजार कितना भी पीट दे ये भी पता नहीं। तो इस वक्त जो है ना स्थिति बड़ी ही भयंकर, बड़ी खतरनाक, बड़ी ही दिक्कत वाली है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आदमी इस वक्त अपनी पोजीशनों को संभाल ले। बाजार में सारे शेयर बहुत अच्छे रेटों पे अवेलेबल हैं, बात को समझिए, बहुत अच्छे रेटों पे अवेलेबल हैं, पर फंड्स भी तो हो, लेने की कैपेसिटी भी तो हो, उस सब का जुगाड़ करना बड़ा ज़रूरी है। आने वाले दिनों में हमें शेयरों के ऐसे भाव देखने को मिलेंगे जो फिर बाद में, जैसे कोविड में तो उत्तरी इतने का बिक गया था, उत्तरी इतने का बिक गया था, ऐसे भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे विचार से आदमी के पास फंड्स होने चाहिए। इस वक्त MKJ फिक्स डबल अपने रिस्क एपेटाइट, अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के हिसाब से लगाना चाहिए, जिसमें खास बात ये रखनी है कि बाजार गिरता जाए और आप खरीदते जाए, आप नहीं मैं, बाजार गिरता जाए मैं खरीदता जाऊं, गिरता जाए मैं खरीदता जाऊं, मतलब आखिरी गिरावट पे भी खरीद रहा हूं। इस तरह का फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी हम ऑपरेटर को हरा सकते हैं। मान लो यहाँ से बाजार को गिरना है, मान लो और हमारे मतलब एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं X% गिरना है और बाजार गिरता है X/2 और हमारे फंड्स खत्म हो जाते हैं, फिर हम देखते रह जाएंगे X/2 के बाद कि अब तो पैसे ही नहीं है, फिर स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बाजार में निवेश होना चाहिए कि बाजार X% की जगह 2X% गिर जाए, यानी डबल भी गिर जाए तो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आखिरी दम तक इन्वेस्ट करना है। इस तरह से फंड मैनेजमेंट होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है, इसका कोई फॉर्मूला है, ये आदमी का अपना परसेप्शन है, अपनी की कैलकुलेशन है, यही कामयाबी का राज है। स्टेप्स, कामयाबी उसी को मिलती है ना जो डिसीजन ठीक हिसाब से ले पाता है। तो भैया बाजार ने कमर तो तोड़ी है, अब बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है चार्ट पे। देखो आपको मैं दिखाता हूं, कोई क्लैरिटी नहीं है कि बाजार यहां से गिरेगा या बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो भी बात कह रहा है वो अपने अंदाजे से कह रहा है, उसको लग रहा है तो उसने कह दिया कि बाजार जो है गिरेगा, उसको लग रहा है बाजार चढ़ेगा तो कह रहा है जी बाजार बहुत गिर गया। लेकिन सही मायने में जो इस वक्त बाजार के हालात हैं, ये कहना बिल्कुल ही डिफिकल्ट है कि बाजार अब गिर गया है, बॉटम बन गया है या नहीं बन गया। दोनों ही स्थितियां लगातार बाजार में बनी हुई हैं, ये कहना बड़ा ही डिफिकल्ट है। देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा चार्ट पे सारी कहानी। ये देखिए कैंडल्स, देखिए भाई कोई कैंडल है जो बोलिंजर बैंड किसको टच ना कर रही हो लोअर साइड पे, है ही नहीं, आप देख लो। और आज जो सबसे खतरनाक काम हुआ, ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, इतने सारे शेयरों ने अपना 200 दिन का DMA काट दिया है, EMA काट दिया, MA काट दिया, मूविंग एवरेज। आज हमारे निफ्टी 50 ने भी पहली दफ़ा
200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कट मारा है काफ़ी नीचे और क्लोजिंग भी उसके नीचे दी है। ये बाजार के सभी टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज कट जाता है तो ये बहुत बड़ा कांड है। उसके बाद बाजार काफ़ी गिर सकता है और फिर सही मायने में बाजार में खरीदारी तब आनी चाहिए जब कैंडल्स 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ डिसिसिवली काट दे। मैं बताता हूं, मैं बहुत छोटा था जब कॉलेज में पढ़ता था तब तो इतने ना तो कंप्यूटर्स होते थे ना कैलकुलेशन होती थी, पर कुछ दिग्गज लोग हमें मिलते थे। मैं जाता था ब्रोकर्स, तो ब्रोकर्स के पास जाके डेट ऑर्डर दिखाने पड़ते हैं ना, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे आजकल हम यूट्यूब पे बात कर लेते थे तब तो आमने सामने बात होती थी, चौपाल सी बनी होती थी। ब्रोकर के पास जाओ, 10 लोग मिलते थे, अपनी अपनी बातें बताते थे, हम एज ए बिगिनर सुना करते थे। तो वहाँ मुझे याद है एक महाशय मुझे एक बार मिले थे, ब्रोकर के पास मिले थे या कहीं बात हुई थी किसी जगह पर सम्मेलन में, मतलब मिलना जुलना किसी गैदरिंग में, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी जो मैंने देखा कि वो काफ़ी हद तक वैलिड है, 99% वैलिड है। वो कहते हैं यार देखो, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। वहाँ पर अगर बाजार जाके टिकता है और ऊपर चढ़ जाता है डिसिसिवली तो फिर समझो कि बाजार की करेक्शन पूरी हो गई। लेकिन अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज को डिसिसिवली काट देता है तो सर आपको बाजार में सिर्फ माल को खरीदना चाहिए ही नहीं, गिरने दो, गिरेगा भी काफ़ी दिन। जब वो नीचे गिर के ऊपर बढ़ेगा और फिर से 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटेगा तब आपको खरीदारी करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। फिर मैंने उनसे पूछा भाई सर हम आपने कहा 200 दिन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी है और खतरा भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा जब वो वहाँ पहुँच जाएगा कि तब हम क्या करें कि भाई ये कट जाएगा नीचे की तरफ या अभी यहाँ से रिकवरी शुरू कर देगा। कहते हैं ये नहीं पता चल पाता, ये तो आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका कन्विक्शन है, आपका अपना एक तरह से उस वक्त जो माहौल सिनेरियो चल रहा है आपके आसपास, इंटरनेशनली, नेशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकली, उन सबको कंसिडर करके आपको खुद ही वैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये जो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे पहुंच गया है अब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा या यहाँ से रिकवरी लेगा। ये निर्णय आपका होगा, ये निर्णय में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। उस वक्त सब लोग अलग अलग बातें कहेंगे। तो भैया ये उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मुझे बात बोली, ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यानी तब मैं 20-21 साल का था, क्योंकि मैंने 21 साल में ग्रेजुएशन की थी ना, फिर एमकॉम में गया था। हाँ 20-21 साल के वक्त एग्जैक्ट, यानी आज मैं 58 ईयर्स का हूँ तो लगा लीजिए 38 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 30 नहीं कितने साल हो गई, 38 साल पुरानी, 38 ईयर्स पुरानी। वो अपना निकाला करते थे, उनको समझ थी, तो लोग बहुत काम करते थे उस वक्त। तो अब क्या बोलें यार। तो ये आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूं, अब आप बताइए आपको क्या लगता है ये जो 200 दिन पे आज कैंडल आई है, यहां से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाएगा या इसको काट के एक, इसको हम वैसे ना मैं बोलते हुए थोड़ा सा मैं झिझक रहा हूँ, सच बताऊँ ईमानदारी की बात, बोलना नहीं चाह रहा हूँ, झिझक रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हुए झिझक आती है ना, क्योंकि मन नहीं मानता है। 200 दिन की मूविंग एवरेज काटने का मतलब होता है कि बाजार लॉन्ग टर्म बेरिश हो गया। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, 1 महीना 2 महीना नहीं होता है, साल 2 साल 3 साल होता है। हालांकि ये कहना एक बचकाना सा लगता है, मन मानता ही नहीं ना, दिल है कि मानता नहीं, मेरा भी दिल नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं, पर दिमाग जो है ना वो कहता भैया दिल गया तेल लेने, दिमाग लगा ले। तो मैंने तो अपनी बहुत सारी पोजीशंस को कट करके रीज़नेबल लेवल पे ले आया हूँ, जहाँ पे मैं आराम से अब हौले हौले काम कर पाऊँगा नीचे ऊपर का। तो मैंने तो अपने रिस्क को अच्छे से मेरे हिसाब से मैनेज किया है। अब कोई बड़ी दुर्घटना ही होनी हो तो क्या कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल है यार ये बाज़ार ना किसी का नहीं। तो ये सारी मैंने आपको स्टोरी बताई। RSI 28 हो चुका है, MACD पे फिर से बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहे हैं, कैंडल 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ चुकी है, यानी अब कुछ अच्छा मेरे पास बोलने के लिए नहीं है चार्ट पे टेक्निकली। आपको क्या अच्छा लग रहा है आप कमेंट में लिखिए। अगर आप चाहते हैं इसको फिर हम मंथली या वीकली बेसिस पे डिस्कस करें तो कमेंट में लिख देना। निफ्टी 50 के लेवल पे इसको वीकली बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं, तो अगली बार आपकी जैसी रिक्वेस्ट आएगी उसके हिसाब से देख लेते हैं।
अच्छा, अब मैंने यहाँ तक का तो बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स पे आ जाओ। क्या अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर, साली वाट लगी हुई है 106। मतलब आप ये देखो, ने आपने हाई दिए होने पर 106, यानी 2024 के हाई पे तो आ गया और अब ये बढ़ रहा है 2023 का हाई काटने की तरफ। यूएस डॉलर इंडेक्स, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो 2022 का 107.15 कितनी दूर है, थोड़ा सा दूर है। कल तो नवंबर 14 को तो काफी नजदीक आ गया था उसके। तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। क्रूड सस्ता है, बड़ी अच्छी बात है। रुपया आप देखो, जितना भी डेटा पड़ा है लाइफ टाइम लो पे आया हुआ है, और 10 ईयर यील्ड भाई साहब घटने का नाम ही नहीं ले रही, फेड के इंटरेस्ट रेट घटाने के बावजूद। अब 10 ईयर यील्ड क्यों नहीं घट रही, तो इसका मतलब ये है ना कि लोगों को लग रहा है कि ज्यादा दिन इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा, ये बढ़ भी सकता है लॉन्ग टर्म अगर बढ़ी है तो। आज एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, फिर से नेट हल्की सी बाइंग आई है। 1403 करोड़ का माल बेचा है, FIDIs ने काफ़ी माल खरीदा है और नेट बाइंग है, और सारे बाकी दोनों सेगमेंट में खरीदारी करके उसने कुल 114 करोड़ की आज नेट खरीदारी करी है। बाजार बड़ा है, नेट खरीदारी है, फिर भी गिरा। इस वक्त रिटेल भी अपना माल बेच रहा है। अब जी रिटेल माल बेच रहा है, अगर रिटेल काफ़ी, जैसे मैंने ही बड़ा बेचा है, रिटेल अगर बहुत बड़ा माल बेच जाएगा तो फिर बाजार चढ़ सकता है ऐसे, क्योंकि उसी को मारना है सबने। लेकिन अब उसने कितना बेच दिया, अभी अगर शुरुआत ही है उसके बेचने की, तो अभी फिर ये गिरावट चलेगी। अब ये बड़ा मुश्किल बाद में पता चलता है यार। अब ये फिर 23.66 आ गया और ये 59.51 है। निफ्टी 50 रीजनेबल लेवल पे है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा ये 2023 में 7.75 भी चला गया था, तो भी ऐसा कोई नहीं है बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी और स्टॉक्स का तो खैर हायर साइड पे है, तो भैया अभी मारने की बड़ी गुंजाइश है। आज देखिए मिले जुले संकेत हैं, आज तो बाजार इंडिकेशन ठीक नहीं दे रहा। निफ्टी 50 गिरा हुआ है, निफ्टी बैंक चढ़ा हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 100 फ्लैट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 मिड कैप 100 फ्लैट है, नेक्स्ट 50 हल्का सा चढ़ा हुआ है, 100 गिरा हुआ है, 200 गिरा हुआ है, 500 गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 100 गिरा हुआ है, मिड कैप हल्का सा चढ़ा हुआ है, और स्मॉल कैप 50 गिरा हुआ है। और इंडिया विक्स बड़े हायर लेवल पे आ चुका है 15.16 पर। तो बाजार में ऐसे संकेत ही नहीं है जिससे हमें लगे कि हाँ भाई सब अच्छा हो रहा है। नैल्को, मुथूट फाइनेंस, हिंडाल्को, सीजी कंज्यूमर आज भाग गए, और अच्छे भागे। गिरने वाले IGL मार दिया, महानगर गैस को देखो आज ही आज में 200 रुपये तोड़ दिया, गुजरात गैस को 33 रुपये तोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? IGL को 20 रुपये तोड़ दिया, 20%, 2 फ्रीज लगा दिए। भाई IGL में कोई पोजीशन तो नहीं है ना अपनी, मैं तो MGL से निकल गया आज ना। मतलब एक चल क्या रहा, IGL 325 कभी बहुत सोचा था, महानगर 1130 कभी सोचा था? ये संभल नहीं रहा बाजार। अब इतना गिर जाएगा, लोग बाइंग कर लेंगे, 2 दिन चढ़ाएंगे फिर गिर देंगे। इस वक्त जो ये कार्नेज हो रहा है ना, ये बड़ा देखने वाला है। 21 एडवांसेस थे और 29 डिक्लाइन थे आज। 23,532 से बाजार बंद हुआ, उसके ऊपर खुलता है, फिर शुरू में बॉटम लगाता है 23,350 का, फिर भगाते हैं, पीक लगाते हैं 23,606 का, फिर गिर देते हैं। इंडेक्स से आप शेयरों का हिसाब नहीं कर सकते, शेयरों की मम्मी पापा कर रखी थी। तो कुछ भी नहीं है बाजार में, कोई हिसाब नहीं है। आज मेटल के शेयर स्ट्रॉन्ग थे, हिंडाल्को, हीरो मोटरकॉर्प, टाटा स्टील, HUL, M&M, नेस्ले, SBI भाग रहे थे। मरने वालों में TCS, BPCL, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, ट्रेंट, विप्रो, सिप्ला, इनकी वाट लगाई हुई थी। कैंडल्स को हमने डिस्कस कर लिया, बहुत बुरी स्थिति में। तो चार्ट पे सब बुरा ही बुरा है यार, अच्छा कुछ भी नहीं है चार्ट पे। तो 23,500 पे आप देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यहाँ पे कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पुट रेटिंग भी बढ़ी है, पर कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी 23,500 पे भी कॉल रेटर्स कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मंथली वाले में अगर आप देखेंगे तो 23,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि 24,000 पे भी कॉल रेटिंग कम हो गई, पुट रेटिंग कम हो गई, कॉल रेटिंग बढ़ गई है। 23,500 पे कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पुट रेटिंग हल्की बढ़ी है। हालांकि पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से अभी भी ज़्यादा है। तो अब क्या बोलें यार। और PCR अगर आप देखेंगे तो 0.99 हो गया। ये मंथली एक्सपायरी का दिया आपने, वीकली का नहीं दिया। क्या चीज़?
पीसीआर निफ्टी का, निफ्टी की तो वीकली है ना अभी, निफ्टी का दिया नहीं मैंने। मेरे को तो नहीं दिख रहा, एक ही दिया है मंथली या वीकली है ये? नहीं 28 की एक्सपायरी लिखा है आपने, निफ्टी बैंक की तो नहीं है ये? सर निफ्टी बैंक तो एक ही है हाँ मंथली, और निफ्टी की 2 है। मैं चेक कर लेती हूँ सर। आपने दी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। निफ्टी बैंक है 0.71 है, नहीं दी ना अपने डेटा में? देख लेती हूँ सर। हाँ नहीं दिया। उसकी मैं बता देता हूँ जी, वीकली वाले की 0.71 है वीकली की, और पहले पहले कितनी थी वीकली की? क्या सर? इससे पहले कितनी थी? 0.63। थोड़ी सी इंप्रूव है, लेकिन वो 0.63 थर्सडे की थी ना, फ्राइडे की तो छुट्टी थी, तो ये एक्चुअल में यही रिलायबल है ज़्यादा। फ्राइडे को तो लोग थर्सडे को कई बार रोल ओवर नहीं करते हैं। तो 8 शेयर इसके बड़े हुए थे, निफ्टी बैंक के 4 गिरे हुए थे। 50,180 के लपेटे में बंद हुआ था, 50,312 पे खुला, बॉटम बनाया 50,074 का शुरू में ही बनाया, फिर सारा दिन तो चढ़ा ही है, बाद में थोड़ा सा फ्लैट हो गया, और 50,445 का पीक बनाया, 400 के रेंज में घूमता रहा, कोई खास इसमें बात थी नहीं। IDFC फर्स्ट बढ़ा हुआ था, फेडरल बढ़ा हुआ था, SBI बढ़ा हुआ था, PNB बढ़ा हुआ था, AU स्मॉल फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब भागे हुए थे। गिरने में एक्सिस, इंडसइंड, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC हल्का चढ़ा हुआ था, कैनरा बैंक भी गिरा हुआ था। कैंडल इसकी तो थोड़ी सी रिकवरी दिखा रही है, और इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज नहीं काटा, तो अब ये तो ये ठीक ही लग रहा है, RSI भी इसका ठीक है, पर यार एक दिन में इन्हें कुछ भी कर देते हैं, क्या बोले यार। अभी तो वैसे भी निफ्टी बैंक को तो अभी मंथली बेसिस पे मारेंगे ना, वीकली एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई। अब इसकी मंथली एक्सपायरी पे 52,000 पे मैक्सिमम पेन है, और बाजार बंद हुआ है 50,363 पर। और अगर आप देखेंगे 50,500 से पकड़ो, पुट रेटिंग बड़ी है, घटी है, घटी है, कॉल रेटिंग बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, मतलब कॉल रेटर्स का ही दबदबा है। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी भी 52,000 पे है, तो बड़ा कहना मुश्किल है। PCR इसका लगातार गिर रहा है, आप देखिए 1.13 चला गया था, 0.95 आ गया। अब ट्रेड्स अपने बताता हूं, उसका कोई महत्व नहीं रहा यार। इतना कह सकता हूं कि FNO में बड़ा नुकसान, कैश सेगमेंट में बड़ा प्रॉफिट, ऑफसेट हो जाएगा लगभग एग्जैक्ट, ये कल सुबह मुझे पता चलेगा। मंथली बेसिस पे वैल्यूएट करना पड़ेगा, अब ये साल कैसा गुजरता है देखना पड़ेगा। कहते ना दिक्कत तो इस वक्त हुई, अब यही दिक्कत है, फिर भी मैंने अपने आप को काफ़ी बचा लिया। मैं यही सब चीज़ें आपको डेमो से सिखाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो से समझाने की कोशिश करता हूँ, सिनॉप्सिस से बताने की कोशिश करता हूँ। कई बार जो बच्चे कई बार मजाक उड़ाते हैं, सर आपको नुकसान हो, भाई शेयर बाजार है, अगर पूरे शहर में बारिश हो गई होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर पे बारिश ना हो, सबकी जगह हो जाए, मेरे घर पे ना हो। भाई अगर मैं छाता ले भी लूँगा तो कम भीगूंगा ना, अगर बाढ़ आ रही होगी तो छाते से भी क्या होगा, सोच के देखो। आपको अगर नाव ले लो, भाई साहब नाव ले लेंगे तो बचा ही तो पाएंगे ना, गीले होने से तो नहीं रोक पाएंगे। कहते काजल की कोठरी से कैसे ही सियानो जात है, एक लीक लागी पे लागी। कितना समझदार व्यक्ति भी हो, बुरे वक्त में उस पर कोई ना कोई छरीट तो आती आती है। तो ऐसा नहीं है, इसी को रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट कहते हैं। मेरे से भी मैं कहूँगा कि देखो, मैंने भाप तो लिया था, तभी मैं बहुत समय से शेयर बेच रहा था आपको, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज कट जाएगा। मुझे वहाँ जाके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो जजमेंट तो थी, तो बचा तो लिया आपको। अब देखते हैं, अब ये अभी कौन सा, ये तो जंग है जो ख़त्म ही नहीं होती है। ये तो एक जंग ऐसी है ना, पहले भी जंग होती थी, वो ख़त्म हो जाती थी, पर शेयर मार्केट की जंग कभी ख़त्म नहीं होती है। ये वो जंग है जो चलती रहती। तो इसमें तो एक ही बात है, जब परेशानी होती है, घबराहट होती है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, प्रभु अगर संग है। तो आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहे, व्हाट्सएप के तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। सही में बता रहा हूँ, ट्रेड नहीं करिए, सीखिए, देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सब चीज़ें कि भाई कितना घाटा, कितना नुकसान होता है। यही चीज़ें आपको समझनी, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट करके दिखाता हूँ। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने की वीडियोस के द्वारा और एक्चुअलिटी के साथ करता हूँ। इसी को समझना है। जब आप समझ जाएं ये सब चीज़ें, आपको लगे कि हाँ भाई हम इस काबिल हैं,
इस बार थोड़ा सा मैंने भी अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा दिया था, बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो वक्त पे घटाया नहीं, तो मेरे लिए भी लेसन है। पर डिसीजन सही भी हो गए कहीं से, तो अभी कौन सा जंग खत्म हो गई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप अगर सीखना चाहें तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। यूट्यूब पे मेंबर भी बन सकते हैं, पर याद रखिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको मेरे से पूछ भी लेंगे कि सर ये खरीद लें बेच लें, मेरा यही रहता है भाई अपने रिस्क एपेटाइट से देखो, मैं नहीं कह सकता। अब किसी के पास पैसे थोड़े से हैं, उसने आज खरीद लिए सारे शेयर, मेरा बेटा उस दिन कह रहा था, फ़ोन आया कि पापा मैं काफ़ी सारे शेयर खरीदूँ, मैंने कहा भाई नहीं, थोड़ी थोड़ी खरीद, बाजार अभी काफ़ी गिर सकता है। कहने का मतलब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर आप दुखी होगे ना, या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो शेयर ज़्यादा गिर गए। आखिरी दम तक कहते जब तक है जहां जाने जहां मैं ले लूंगा शेयर लेता रहूंगा। तो वो वाली बात आपको ध्यान रखनी, इस बाजार में वो ही जीतेगा। तो ये थी सारी कहानी। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट खुलवाइए, मेरी टीम से हेल्प लीजिए, सारी मदद आपको मिलेगी। इसके साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।